नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि हिंदी साहित्य से नेट जेआरएफ तथा सेट परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन सभी के लिए यह इतिहास ग्रंथ उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज जो है हम त्रिलोचन त्रिलोचन के परिचय से प्रारंभ करने वाले हैं और आगे हम बढ़ेंगे। त्रिलोचन का जन्म जो है वह 1917 में होता है और कहा जाए तो वह मुख्यतः आत्मविश्लेषण के कवि है। इसके माध्यम से उन्होंने किसानी जीवन और परिवेश, यानी जो किसान का परिवेश, किसान का जो जीवन है, उनका शोषण, उनका उन्होंने चित्रण एक गंभीरता से किया हुआ है। उनमें किसानी जीवन की रीति नीति, आस्था, विश्वास, आशा, निराशा, गरीबी, मुक्ति की कामना, यह उनकी काव्य में मिलते हैं। किंवदंती पुरुष त्रिलोचन को बाहर से जानना खतरनाक है। यानी बच्चन जी क्या कहते हैं, बच्चन सिंह, कि किंवदंती है कि यदि हम त्रिलोचन को जानना चाहते हैं तो बाहर की तरफ से जानना एक खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उनको अच्छी तरह से जानने के लिए उनका पूरा साहित्य तथा नज़दीक से अंतर मन से पहचानना पड़ेगा। वहाँ पर इतिहास और तिथिक्रम डगमग है। उन्हें जानना हो तो उनकी रचना से जानो। उन्हें न जानने से बहुत फर्क नहीं पड़ता, जानना तो उनकी कविता को है। कवि को कविता बनाती है। यह कोटेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्हें जानना हो तो उनकी रचना से जानो। उन्हें न जानने से बहुत फर्क नहीं पड़ता, जानना हो तो उनकी कविता को है। कवि को कविता बनाती है। यूँ शायद ही कोई कविता हो जिसमें त्रिलोचन न हो। यानी हर एक कविता में त्रिलोचन है, ऐसा बच्चन सिंह कहते हैं। जीवन का एक लघु प्रसंग उनके जीवन का एक बुनियादी बिंदु है। यानी वो खुद के बारे में बताते हुए त्रिलोचन बताते हैं। अपने बारे में उन्होंने खुद एक कविता में लिखा है, वही त्रिलोचन है, चीर भरा पायजामा भीख मांगते उसी त्रिलोचन को देख कर। यानी उन्होंने अपने काव्य में खुद का परिचय बताते हुए, खुद के बारे में बताते हुए, जो एक उनकी स्थिति थी वह सब कुछ उन्होंने बता दी है। यानी कहा जाए तो भीख मंगा, यानी एक असाधारण जीवन जीने वाला। अभी यहाँ पर उनका एक छंद है, उठा हुआ सिर, चौड़ी छाती, लंबी बाहें, संधे कदम, तेजी वे टेढ़ी मेढ़ी राहें, जीवन जिसका जो कुछ है पथ पर बिखरा है, तप तप कर ही मिट्टी में सोना निकला है। यानी वह किसी को सफल बनना है या किसी को ऊंचे स्थान पर जाना है तो वह एक हार कर ही जा सकता है। कहा जाए तो मिट्टी से सोना निकला, यानी सोने को भी यदि चमकना है तो पहले वह भट्टी में तपता है, उस पर लोहे के हथौड़े से ठोका जाता है और फिर वह निकलता है। उसी प्रकार इंसान का जीवन भी आके निकल कर जाता है। किसी की शिकायत है कि त्रिलोचन में संवेदना नहीं है, किसी की शिकायत है कि उनमें घूम धड़ाम नहीं है। यानी कहा जाए तो शिकायत यानी क्या, मत, किसी आलोचक का मत है कि त्रिलोचन जो है वह संवेदना नहीं, यानी उसमें संवेदनशीलता नहीं है। और किसी विद्वान का मत ऐसा है कि वह धूम धड़ाम नहीं है। इस नाराज़गी को झेलते हुए भी त्रिलोचन ने समझौता नहीं किया। विशेषतः कट्टर मार्क्सवादियों से शब्द में उनके 3 सोनेट, यानी मार्क्सवादियों को लेकर उन्होंने 3 सोनेट लिखे हैं। उनमें एक है एक माओ पर, दूसरा यानी माओ जो है वह चीन का नेता था, यानी चीन के नेता पर एक सोनेट उन्होंने लिखा, एक माओ। और दूसरा जो है वह सुभाष चंद्र बोस, जो भारत में जाहल मतवादी थे। और तीसरा महात्मा गांधी पर उन्होंने लिखा है। चीन के प्रसंग में माओ की प्रशंसा करते हैं, पर भारत के प्रसंग में वे कहते हैं कि माओ जी आपने चीन को जगाया, आप उसके जननायक हैं। यानी वह त्रिलोचन जो माओ था चीन का, उनको वह चीन का जननायक यानी चीन का एक निर्माता बताते हैं। पर भारत को भी अपनी सीमा की रक्षा करनी है, उसका सर्प जाग चुका है, उसके स्वाभिमान की कुंडलिनी जागृत है। सुभाष के बारे में उनका कथन, यानी त्रिलोचन सुभाष यानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहते हैं कि यदि कोई अपना सिर देकर सार कमाए तो कुछ समता सुभाष से आज आ पाएगी। यानी सिर देकर, यानी मैं तुम्हें खून दूंगा, मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे आज़ादी दो, इस प्रकार का इसी आधार पर वो कहती कि किसी का सिर देकर सार कमाए तो कुछ समता सुभाष से आ जाएगी। गांधी जी जैसे आदमी बहुत नहीं होते। गांधी जी की विचारधारा के विरोध में एक कविता, यानी त्रिलोचन ने गांधी जी की विचारधारा के आधार पर एक कविता लिखी है। उसके कुछ पंक्तियाँ, उस जनपद का कवि हूँ
कवि हूँ मैं है, पर गांधी जी के सम्मान पर कहीं आँच नहीं आती। अर्जुन की गांधी संबंधी कविता से यह अलग, यानी जो नागार्जुन ने भी गांधीवाद पर या गांधी जी पर कविता लिखी है और त्रिलोचन ने भी लिखी है, लेकिन नागार्जुन से थोड़ी सी अलग एवं भिन्न जो कविता है गांधी जी पर लिखी हुई वह त्रिलोचन की है। कवि उनके मरण पर नहीं कर्म पर बल देता है, यानी वह बहुत सी कवियों ने गांधी जी के मृत्यु पर कविता लिखी है, लेकिन त्रिलोचन ऐसे कवि है उन्होंने उनके व्यक्तित्व पर कविता लिखी है। इन कविताओं में विचारधारा नहीं, भारतीय गांवों का शोर मुखरित है, यानी उनको गांधी जी के विचारधारा पर नहीं, लेकिन उनकी जो सांस्कृतिक विचारधारा थी या गांवों की जो भी वह पृष्ठभूमि थी गांधी जी के अंदर, वह उनकी काव्य में दिखाई देती है। कवि को देश की नाड़ी की सही पहचान है, यानी त्रिलोचन को गांव की नाड़ी की, यानी गांव की हर एक छोटी सी या छोटी बात, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात की उनको पहचान है या जानते हैं। कट्टरता पोषकों के संबंध में वे अपने काव्य संग्रह फूल नाम है एक में लिखते हैं, यानी यहाँ पर एक उनके काव्य संग्रह का नाम आता है, उसका नाम है फूल नाम है एक, यानी यह महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। और उसी काव्य संग्रह में से जो कट्टरवादिता है, जो आडंबर का समर्थन करते हैं, उसके लिए उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, 2 पंक्तियां है। साम्यवाद के पथ पर लीद किया करते हैं, मानवता का पोस्टर देखा लगे रेंगेंगे, यानी साम्यवाद के लिए वह तो कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन मानवता के लिए वह कुछ भी नहीं। मानवता के आधार पर यदि वो काम करेंगे तो वह रेंगने लगेंगे, घुटनों पर बल देकर वह गिर पड़ जाएंगे, ऐसा वे कहते हैं। संभवतः इसलिए वे कहते हैं। फिर यहाँ पर उनकी ही पंक्ति आती है त्रिलोचन की। पहले मैं सोचता था उत्तर यदि नहीं मिले तो फिर क्या किया जाए, किंतु मेरे अंतर्वासी ने मुझसे कहा लिखा कर तेरा आत्मविश्लेषण क्या जाने, कभी मुझे एक साथ सत्य शिव सुंदर दिख जाए। यह भी त्रिलोचन की पंक्ति है। कहना न होगा कि आँख वाले उनकी रचना में सत्य शिव और सुंदर देख लेते हैं, यानी जो आँख वाले, यानी जो एक विद्वान है, वह उनकी काव्य पढ़ने के बाद उनको उनके काव्य में शिव सुंदर की मूर्ति देखने को मिलती है। तुम्हें सौंपता हूँ कि एक कविता में वे अपने इसी विश्वास की अभिव्यक्ति करते हैं, यानी तुम्हें सौंपता हूँ यह एक त्रिलोचन का काव्य संग्रह है और उसमें वह विश्वास के साथ आत्म अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं। यहाँ पर और एक उनकी पंक्ति है, फूल मेरे जीवन में आ रहे हैं, आओ अच्छे आए समीर, ज़रा ठहरो फूल जो पसंद हो उतार लो, शाखाएं टहनियाँ हिलाओ झक छोड़ो, जिन्हें गिरना हो गिर जाए। यानी वह कहते हैं कि जीवन में जो भी व्यक्ति आते हैं, यानी जो टहनी, यानी जो भी वो टहनियाँ हिलाएंगे, हिलने के बाद जो फूल गिर जाएंगे वह हमारे नहीं है, और जो फूल टहनी वो पर है, यानी टहनी मतलब एक जीवन का प्रतीक टहनी को मानकर वह बता रहे हैं। आगे वे पुनः कहते, फिर वह और दूसरी पंक्ति में कहते, एक अनुरोध मेरा मान लो, सुरभि हमारी यह हमें बड़ी प्यारी है, इसको संभाल कर जहाँ जाना ले जाना, इसे तुम्हें सौंपता हूँ। जाए जाए में सांस्कृतिक निसंगत के साथ सुरभि भी महती भी रेखांकित है। यह सुरभि उनके सारे काव्य संग्रह हो, यानी अभी यहाँ पर त्रिलोचन के काव्य संग्रह के नाम है। धरती, गुलाब और बुलबुल, दिग्गत ताप के, और एक है टोकरी में दिग्गज, वह अनामिका जी का काव्य संग्रह है और उनके लिए साहित्य अकादमी 2022 में मिला है। ताप के ताए हुए दिन, ये ताप के ताए हुए दिन भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है और ये बहुत बार सुमिलित कीजिए, प्रश्नों में नेट में पूछा है, सेट में भी पूछा है। शब्द भी यह काव्य संग्रह है। उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक और सबका अपना आकाश, यह उनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। उसी तरह समाई हुई है जैसे शरीर में प्राण, यानी इस काव्य संग्रह में जिस प्रकार जो गहराई है, वह गहराई जिस प्रकार मानव शरीर में प्राण होते हैं, उसी प्रकार उनके कविता में जो भी वह साम्यवाद है, जो भी किसानी जीवन है, वह उस पर कूट कूट के भरा है। सारे संग्रहों को कोई चाहे तो एक ही नाम दे सकता है, अर्घान। यानी त्रिलोचन के काव्य संग्रह को अर्घान नाम किसने दिया है, तो बच्चन सिंह ने नाम दिया है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि त्रिलोचन के संपूर्ण काव्य संग्रह को एक जगह संकलित करने के बाद अर्घान नाम यह किस विद्वान ने दिया है, तो बच्चन सिंह ने दिया है।
इस दृष्टि से वे जायसी के अधिक निकट है। यानी बच्चन सिंह ने त्रिलोचन को जायसी के निकट माना है। त्रिलोचन की कविताओं में दो गांव दिखाई देते हैं। दो गांव कौन से वहाँ हम देखते हैं। एक है वे जो स्मृति शेष हो चुके हैं, दूसरे है वे जो आज की मार घाट स्वार्थ और अर्थोपार्जन की दौड़ धूप में अतीत से कट गए हैं। यानी एक जो है वह स्मृति शेष यानी जो जो उनके बचपन के गांव जो है अभी उनको वो सिर्फ याद में है, और दूसरे यानी जो मार धाड़ स्वार्थ और अर्थोपार्जन यानी जहाँ पर वो जाकर भाग दौड़ की ज़िंदगी में जीवन जीने लगे, उन्होंने अर्थोपार्जन यानी पैसा कमाने के लिए किस शहर में गए, वह उन गाँवों का उन शहरों का उन्होंने नाम बताया है। अतीत से कट गए हैं, इसको एक साथ रखकर पढ़ने में वे कालांकित हो उठते हैं। एक कविताएं स्वयं अपना कालांकन करती यानी उनकी कविता ही स्वयं उस कालक्रम का वर्णन करती है, किस काल में लिखी हुई है बताती है। अभी यहाँ पर देखते हैं, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, पुराने गांव से संबंध है। यानी चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती यानी जो अज्ञानता थी समाज में या गांव के लोगों में, ये गांव पर आधारित है। ऐसा है यह चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, यह पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि यह किसी पुराने गांव का चित्रण है या गांव के आधार पर लिखी हुई है। वह अपने बालम को पैसा कमाने कलकत्ता नहीं जाने देगी, वह स्त्री के मुहावरे में गाली के लहजे में कहती है। यानी वह स्त्री जो है अपने पति को पैसा कमाने के लिए व्यापार के लिए कलकत्ता नहीं जाने देती। वह आगे कहती है, कलकत्ते पर वज्र गिरे किंतु परदेसी के नाम पत्र में एक दूसरी चंपा है। यानी वह कहती कि कलकत्ता जाने से तुम दूसरी मेरी सौतन लेकर आओगे, ऐसा वो कहना चाहती है। यानी दूसरी चंपा है, कहने का मतलब कि तुम्हारे मन में जो उधर कलकत्ता में तुम पैसा कमाने के लिए गए हो या व्यापार करने के लिए गए हो, तो तुमने उधर कलकत्ता वाली ही पटा ली है। आज के शब्दों में कहा जाए तो उसका बालम परदेश हो गया है, दोनों में पत्र व्यवहार है। यानी दोनों में सिर्फ अब पत्र व्यवहार है, क्योंकि उन्होंने उसके पति ने वहाँ दूसरी ही पत्नी बना ली है कलकत्ता में। पत्नी का उलझना है कि पति गांव को भूल चुका है। असहाय और दयनीय वेदना से भरा पति का उत्तर है। अभी फिर पत्नी पूछती है अपने पति से कि तुम कलकत्ते में जाकर सिर्फ आप पत्र व्यवहार करते हो सिर्फ आप पत्र व्यवहार करते हो, तो उस पर पति अपने पत्नी से लिखकर पत्र में उत्तर देता है, सचमुच इधर तुम्हारी याद तो नहीं आई, झूठ क्या कहूँ पूरे दिन मशीन पर खटना, बासे पर आकर पड़ जाना और कमाई का हिसाब जोड़ना, बराबर चित्त उचटना, इस उस पर मन दौड़ना, फिर उठकर रोटी करना, कभी नमक से कभी साग से खाना, धीरज धरो आजकल करते तब आऊँगा, जब देखूँगा अपना घर कुछ कर पाऊँगा। यानी यहाँ पर एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार की एक व्यथा उन्होंने बताई है। पत्नी उन पर शक करती है कि तुम तो मुझे सिर्फ पत्र व्यवहार करते हो, बात नहीं करते, मिलने नहीं आते। तो पति उसके उत्तर में उसके पत्र का उत्तर देता है या बात का उत्तर देते हुए कहता है कि तुम सच कहती हो कि मैं गाँव नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि दिन भर मैं काम में लगा रहता हूँ, मशीन की आवाज़ों में मेरा दिन बीत जाता है, और सुबह शाम को जब मैं घर जहाँ भी वो रहते हैं घर छोड़कर रहना यानी बहुत मुसीबतों का सामना करके रहना पड़ता है। तो वह घर रूम पर आते हैं तो फिर कुछ थोड़ी सी विश्रांति करने के बाद फिर वह कितनी कमाई हुई इसका जोड़ना, फिर उसका हिसाब करना, और फिर उठकर थोड़ी सी रोटी बनाना, और वह बनी हुई रोटी कभी नमक के साथ खाना या कभी पानी के साथ खाना या कभी वैसे ही खाना। वह जो भी वह घर को छोड़कर कमाने के लिए दूसरे शहर में जाते हैं, उनकी व्यथा इस पंक्ति में बताई है, और एक पति पत्नी की एक सामान्य बात क्या है वह भी बताई है। किसी पत्नी के मन में यह भ्रम होना कि मेरा पति विदेश में जाकर या किसी दूसरे शहर में जाकर किसी स्त्री पर आसक्त है या आकर्षित है, यह किसी पत्नी के मन में यदि ऐसा आता है तो यह जीवंत रिश्ते का उदाहरण बताया जा सकता है। मेरे शब्दों में कोलाड और गांव की बारात भी स्मृति शेष हो चुकी है, पर जिन लोगों को उनकी प्रत्यक्षानुभूति है वे इसके काव्यबद्ध स्वरूप में कोलाड गंध और विवाह राग का नीर्ष दिवस जाग नए सिरे से जीते हैं। इसी को शुक्ल जी
स्मृत्याभास कल्पना कहते हैं। यानी शुक्ल जी, जो रामचंद्र शुक्ल, स्मृत्याभास कल्पना किसको कहते हैं? जो नए सिरे से जीते हैं उसको शुक्ल जी स्मृत्याभास कहते हैं, स्मृत्याभास कल्पना कहते हैं। जिन्हें उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं है उन्हें वे अपने में तल्लीन कर लेते हैं। आज की नीरसता और उदासी में डूबा हुआ मनुष्य उस दुनिया में कुछ देर के लिए लौटकर सुख का अनुभव करता है। यानी क्योंकि मध्य वर्ग का परिवार है और मध्य वर्ग के परिवार में इंसान अपनी रोटी रोजी कमा लेता है, फिर भी वह उसको छोड़कर, रोटी रोजी को छोड़कर कुछ ऐश आराम के सपने देखने लगता है। यानी स्मृत्याभास कल्पना करता है, क्योंकि अब वह उसमें लौट नहीं सकता। पर प्रवर्ती गांवों सुख का अनुभव करता है, क्योंकि अब वह उसमें लौट नहीं सकता। के वर्णन में उसका मोहक महल गढ़ जाता है और कभी 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 नास्टेलेजिक होकर उसी ओर मुड़ जाता है। नगई महरा में, यानी उनका एक ग्रंथ है नगई महरा में, जिनमें लोग क्या क्या देख लेते हैं, इसी प्रकार की नास्टेलेजिया है। नागार्जुन की लंबी कविता नेवला कारागृह के संदर्भ में नया अर्थ पा लेती है। यानी नागार्जुन की कौन सी कविता जो है कारागृह के संदर्भ में एक नया अर्थ पा लेती है? तो नेवला नामक जो नागार्जुन की कविता है, लंबी कविता है नेवला नामक, उसमें काव्य ग्रह के संदर्भ में एक अर्थ पा लेती है। गाय गांव का केंद्रवर्ती पशु है। यानी गांव का केंद्रवर्ती पशु बच्चन सिंह ने किसको माना है? तो गाय को माना है। पर इसकी व्यंजना बहुत दूर तक मार करती है। इसका निहितार्थ आलोचकों पर लिखी गई कविताओं के साथ पढ़ने पर प्रकट होता है। त्रिलोचन के व्यंग की गहराई का पता इस कविता से लग जाता है। यानी त्रिलोचन व्यंग के भी कवि है। महाकुंभ ग्रामीण जनता का महापर्व है। कवि इसकी हंसी नहीं उड़ाता। आखिरकार भारतीय संस्कृति इन्हीं संस्थाओं पर तो आधारित है। यानी जो गांव की जो संस्था है या गांव का जो वातावरण है, उन गांव के वातावरण में या गांव में जो संगठन है, उसी संगठन के या गांव का कहा जाए तो गांव के परिवेश पर भी भारतीय संस्कृति आधारित है, आज तो जीवित है। महाकुंभ में देखा है मैंने मानव कानन, मानचित्र था भारत का रेखांकित आनंद। आने दो यदि महाकुंभ में जन आता है, कुछ तो अपने मन का परिवर्तन पाता है। यानी कोई महाकुंभ या कोई यात्रा में हम जाते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत वह मन परिवर्तन हो जाता है और कुछ विचारों में बदलाव आ जाता है। उसके ऋतु चक्र में वर्षा का वर्णन अनेक रूप रंगों में हुआ है। यानी त्रिलोचन में जो वर्षा बारिश का भी वर्णन किया है और वो बारिश का वर्णन रूप रंगों में हुआ है। कहीं झापस में चिड़िया पंख समेटे यहाँ वहाँ बैठी है, कहीं सांदेकालीन बादलों का रंगारंग है, कहीं 2 दिन पाहुन जैसे रहकर बादल चले गए हैं। पाहुन शब्द कैटेलेटिक एजेंट की तरह कविता में नई अर्थ बता देता है। प्रकृति वही है पर कवि उसे किसानों से जोड़ता है। यानी बारिश का वर्णन तो बहुत से कवियों ने किया है, नायिका में या प्रेम वर्णन में बारिश का वर्णन किया है, लेकिन त्रिलोचन ऐसे कवि है जिन्होंने वह बारिश यदि ज़्यादा हो जाए तो किसानों पर क्या प्रभाव पड़ता है, बाढ़ आ जाती है, पूरी फसल नष्ट हो जाती है और किसान की अवस्था क्या होती है, यह बात बताई है त्रिलोचन ने। साथ ही इसके साथ ही जो मजदूर वर्ग है और बारिश ज़्यादा होने के कारण या खेत की फसल नष्ट हो जाने के कारण उनको काम नहीं मिलता है, वह भी बात उन्होंने बताई है त्रिलोचन ने। देखता है इसके साथ ही ग्रीष्म, बसंत, मेहंदी और चांदनी को नवीन मानवीय संबंधों में रखकर देखा गया है। गांव के वर्णन के साथ काशी का भी वर्णन उन्होंने अनेक छंदों में किया है। काशी अब भी गांव है। जब त्रिलोचन काशी आए थे तब तो और भी गांव था। यानी बच्चन सिंह का महत्वपूर्ण कथन है और मैं पढ़ता हूँ। गांव के वर्णन के साथ काशी का वर्णन भी उन्होंने किया। यानी त्रिलोचन ने काशी शहर का वर्णन किया और काशी एक अब भी गांव है और जब त्रिलोचन आए थे तब भी यह गांव ही था। इस वर्णनों में नगर के साथ सारनाथ घाट, राजघाट का पुल भी है। 1-2 वर्णन तो ऐसे हैं जो भारतेंदु की प्रेम योगिनी की याद दिला देते हैं। त्रिलोचन की भाषा की सादगी पर बहुत लोग मुग्ध है। यह उन्हें गांव से मिली है जो उनके छंदों में रच बस गई है। यानी त्रिलोचन की भाषा एक गांव की है और गांव के जन सामान्य की भाषा है त्रिलोचन की। त्रिलोचन ने उसे संस्कारित किया है। यह दूसरी बात है कि
कहीं कहीं निराला की भाषा की छाप दिख जाती है। उसके टुकड़े को भी त्रिलोचन ने मुख्यतः अपने गीतों में जड़ा है। यह महत्वपूर्ण कथन है और मैं फिर से पढ़ता हूँ। त्रिलोचन ने उसे संस्कारित किया या नहीं, यहाँ से पूछा जाता है। यह उन्हें गांव से मिली है, यानी भाषा जो है वह भाषा की सादगी त्रिलोचन को गांव से मिली है। जो उनके छंदों में, यानी जो भी गांव की भाषा है जो उनके काव्य के छंदों में मिली हुई है, त्रिलोचन ने उसे संस्कारित किया, यानी कि व्याकरणिक ढांचे में या लिखकर लिखने योग्य बनाया। यह दूसरी बात है कि कहीं कहीं निराला की, यानी निराला की भाषा की तरह ही त्रिलोचन की भाषा थी। उनके टुकड़े को भी त्रिलोचन ने मुख्यतः अपने गीतों में जड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास के वाक्य विन्यास से भी वह प्रभावित थे, यानी त्रिलोचन निराला से और गोस्वामी तुलसीदास से प्रभावित थे। कहीं कहीं तो विनय पत्रिका की याद आती है, शब्द संग्रह का एक उदाहरण है। यानी त्रिलोचन के पास शब्द संग्रह किस प्रकार का था, इसका एक उदाहरण बताते हुए वे कहते हैं, विषम शिला संस्कृत प्रवतो भुक्ता गंगा शशि तारकहारा अभिद्रुता अतिशय पूता। इसी प्रकार द्रोष्या वैष्णवी जैसे शब्दों के अनघट प्रयोग भी मिलते हैं। त्रिलोचन शास्त्री भी थे। सोनेट का उनका संधा हुआ छंद है, यानी त्रिलोचन का सोनेट जो था वह संधा हुआ छंद है। आगरे के किले में जड़े हुए उस नग की तरह जिसमें ताजमहल प्रतिबिंबित हो उठता है। मतलब यह कि उनके स्थापत्य में जोड़ नहीं है। इसके बावजूद सोनेट का धरातल विषम है, ऊंचा नीचा, उसमें सुक्तियाँ उपदेशात्मक और सपाट बयानी भी है। पूरा वाक्य लिखने का हट भी उनकी कविता को जगह जगह इतिवृत्तात्मक बना देता है। शैली में बतकही का रंग ढंग है, जिससे पाठक सहज में ही उससे अपनाना जोड़ लेता है। मैं तुमसे बात किया करता हूँ और यह मेरी कविता है, यानी उनकी एक सीधी सी बात थी। उसी का एक उदाहरण बताते हुए बच्चन सिंह कहते हैं कि मैं तुमसे बात किया करता हूँ और यह मेरी कविता है। गद्य कविता के वे पहले लेखक, यानी गद्य कविता के वो त्रिलोचन जो है गद्य कविता के एक पहले लेखक है, यह बच्चन सिंह का कथन है। और गद्य कविता के पहले लेखक कौन है, तो त्रिलोचन है। यह बात दूसरी है, स्वयं गद्य कविता कैसी है, उसके पास अपनी पश्नति है, एक अच्छा अस्त्र, और कवि तम से जड़ता है पश्यति के द्वारा। प्रगतिशील कवियों में शिवमंगल सिंह सुमन का नाम उल्लेख है। उनके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अभी यह प्रतीकवाद देखा और अब हम प्रयोगवाद देखते हैं। प्रयोगवाद से आधुनिकवाद का आरंभ होता है, यानी प्रयोगवाद से ही आधुनिकवाद का आरंभ होता है। इसे प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया भी कहा जाता है, यानी प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रक्रिया कहा जाता है। प्रगतिवाद के पास मार्क्सवादी दर्शन था, यानी प्रगतिवाद किस पर चलता था, तो मार्क्सवाद के दर्शन पर। दर्शन की कट्टरता, समाजवादी यथार्थवाद, वर्ग संघर्ष में प्रोलेटेरिया की विजय, प्रतिबद्धता, सामूहिकता के कारण उनके साहित्य में एक सत्ता आ गई थी। उनमें वैयक्तिकता के लिए कोई अवकाश नहीं था, न कला समस्या से उसका कोई सरोकार था। प्रगतिवाद के विचारधारात्मक दबावों और आतंकवादी प्रभावों ने भी प्रयोगवाद का मार्ग प्रशस्त किया था। प्रयोगवाद का मूलाधार वैयक्तिकता या व्यक्तिवाद, प्राइवेसी है, यानी प्रयोगवाद का मूलाधार क्या था, तो वैयक्तिकता या व्यक्तिवाद, यह प्रयोगवाद का मूल आधार था। यानी व्यक्तिवाद या वैयक्तिकता को ही प्रावेशी कहते हैं। छायावाद वैयक्तिकता से यह इस अर्थ में भिन्न है कि पहले में भावुकता का प्राधान्य था तो दूसरे में बौद्धिकता था। यानी छायावाद में क्या था, छायावाद में भावुकता थी और दूसरे में यानी प्रतीकवाद में या प्रयोगवाद में बौद्धिकता थी। यह मुख्यतः शहरी जीवन की जटिलता से संबंध है। यानी प्रयोगवाद में या प्रतीकवाद में
किस किस जीवन से जुड़ी हुई है? ये तो शहरी जीवन से, या शहरी जीवन की जटिलता, शहर में रहने वाले इंसान की समस्या या मनुष्य की समस्या का चित्रण जो है वह प्रयोगवाद में हुआ है। इसमें यथार्थवाद नहीं, यथार्थ का अमूर्तपन मिलता है। आश्चर्य है कि हिंदी के मार्क्सवादी आलोचक कविता में ही यथार्थवाद खोजने लगे। यानी जो हिंदी के जो मार्क्सवादी आलोचक है वह कविता में यथार्थवाद खोजने लगे थे, जबकि इसकी गुंजाइश कविता में सबसे कम होती है। प्रगतिवाद निश्चयताओं के विरुद्ध इसमें संदेह, शंका, व्यर्थता आदि प्रमुख बन जाते हैं। इसकी चौथी विशेषता है भाषा शैली का वैचित्र्य। इसकी शैली स्थिर नहीं होती, यानी प्रयोगवाद की जो भाषा शैली है वह स्थिर नहीं है, अस्थिर है। शैली की स्थिरता आधुनिकता और प्रयोगवाद के विरुद्ध है। फंतासी, स्वप्नबिंब, अन्यापदेशिकता, एलेगरी इसी भाषिक बुनावट के अनिवार्य अंग है। यानी प्रयोगवाद में भाषा के जो अंग है या बुनावट के अंग कौन से है? फंतासी है, स्वप्न है, बिंब है, अन्योपदेशिकता, एलेगरी है। यह सब कुछ प्रयोगवाद में जो भाषिक बुनावट के अनिवार्य अंग है। प्रयोगवाद का आरंभ आगे ने संपाकत्व में प्रकाशित तार सप्तक 1943 से होता है। यानी प्रयोगवाद का आरंभ कहाँ से होता है? जो आगे ने जो तार सप्तक यह निकाला था 1943 में, वैसे वो तार सप्तक यह आगे ने 4 निकाले थे। पहला 1943, दूसरा 1900 पहला जो है 1943 में हुआ, दूसरा तार सप्तक 1951 में, तीसरा 1959 और चतुर्थ 1982 में होता है। तार सप्तक की भूमिका पर तेज रोशनी डालने से भूमिका लेखक का मंतव्य स्पष्ट हो जाता है। यानी जो तार सप्तक की जो भूमिका थी वह खुद आज्ञे ने लिखी थी और संपादन भी आज्ञे ने किया था। वह कहता है कि सातों कवि किसी एक स्कूल के नहीं है, वे राही नहीं राहों के अन्वेषी है। यानी तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी आज्ञे ने कहा है और यह कथन परीक्षा में पूछा है। यानी तार सप्तक की भूमिका पर तेज रोशनी डालने से भूमिका लेखक का मंतव्य स्पष्ट होता है। वह कहता है, वह यानी आगे कहते हैं कि सातों कवि किसी एक स्कूल के नहीं, यानी जो 7 कवि थे वह कोई स्कूल के दोस्त नहीं थे, मित्र नहीं थे, वह एक साथ रहने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी वह एक राह पर चलने वाले थे, राही थे और राहों के अन्वेषी, जो वह आगे ने उन तार सप्तक के पहले तार सप्तक के कवियों को कहा है। चाहे लोकतंत्र हो या उद्योगों का सामाजिकरण, इसके बारे में सबके मत एक ही है। उनकी रचनाएं प्रगतिशीलता के नमूने नहीं है, पर प्रयोगशील अवश्य है। भूमिकाकार अपने ढंग से व्यक्ति स्वतंत्र प्रयोगशीलता और विविधता प्लूरलिज्म को रेखांकित करता है। ताल सप्तक प्रसंग में नेमिचंद्र जैन ने लिखा है। अभी ताल सप्तक के बारे में जो नेमिचंद्र जैन है उन्होंने लिखा है, जिस बदलती हुई काव्य चेतना की एक अभिव्यक्ति ताल सप्तक के कवियों में मिलती है, वह उस दौर के अन्य बहुत से तरुण कवियों में भी थी। यानी जो ताल सप्तक के कवियों में जो चित्रण किया है वह सभी तरुण कवियों में या अन्य लोगों में थे, जिनमें निराला के अतिरिक्त शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र, राजेश्वर गुरु, केदारनाथ अग्रवाल और नरेंद्र शर्मा तक का उल्लेख किया जा सकता है। इस तरह तो इस सूची में 2-4 कवियों का नाम और भी जोड़ा जा सकता है। वास्तविकता तो यह है कि प्रयोगशील 2 ही कवि ठहरते हैं। यानी वास्तविकता में या सच्चाई में प्रयोगशील के 2 ही कवि है, वह एक है निराला और दूसरे है शमशेर बहादुर सिंह। किंतु व्यक्तिनिष्ठता, प्राइवेसी और आधुनिकता शमशेर में ही मिलती है। यानी व्यक्तिनिष्ठता या प्राइवेसी जो है वह शमशेर में मिलती है, निराला में नहीं। ताल सप्तक के 5 कवि अपने को मार्क्सवादी घोषित करते हैं। यानी जो ताल सप्तक के जो कवि थे वह खुद को मार्क्सवादी मानते थे। बाद में रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध को छोड़कर शेष ने अपनी घोषणाएं वापस ले ली। फिर बाद में जाकर जो उस 5 कवियों में रामविलास शर्मा थे या मुक्तिबोध थे, उन्होंने खुद को वापस ले लिया कि मार्क्सवाद से वापस ले लिया। इससे पता लगता है कि उस समय तक विभिन्न विचारधारा के कवियों में सह अस्तित्व की भावना मौजूद थी। बाद में मार्क्सवादियों और गैर मार्क्सवादियों के शिविर अलग हो गए, एक का शिविर दूसरे के लिए वर्जित हो गया। यानी जो मार्क्सवादी और बिना मार्क्सवादी थे वहाँ जो भी शिविर या जो भी मीटिंग या सम्मेलन होते थे, उनमें जो मार्क्सवाद के
सम्मेलन में या मीटिंग में या शिविरों में कोई उसका विरोध करने वाला या जो दूसरे दल का है वह आ नहीं सकता, वर्जित यानी बंद या आ नहीं सकता। समय समय पर दोनों शिविर एक दूसरे पर हमला करते रहे। आंदोलन के रूप में प्रगतिवाद 1951 में समाप्त हो गया। यानी आंदोलन में जो है 1951 में प्रगतिवाद समाप्त हो गया, खत्म हो गया। उसी वर्ष दूसरा सप्तक यानी उसी वर्ष जो है 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशित होता है। इसमें एक भी प्रगतिवादी सम्मिलित नहीं, यानी दूसरे तार सप्तक में या दूसरे सप्तक में एक भी प्रगतिवादी कवि नहीं है। दोनों शिविरों के अलगोजे का दायित्व प्रगतिवादियों पर है। मुक्तिबोध में समीक्षा की समस्याएं निबंध में लिखा है। यानी मुक्तिबोध का यह निबंध है कि समीक्षा की समस्याएं यानी समीक्षा की समस्याएं कौन कौन सी है, इस पर मुक्तिबोध ने एक निबंध लिखा है। किसके आधार पर लिखा है, तो वहाँ है प्रगतिवादी की सम्मिलित नहीं किया गया। दोनों शिविरों के अलगोजे का दायित्व प्रगतिवादियों पर है। इस पर आधारित मुक्तिबोध ने समीक्षा की समस्याएं इस पर निबंध लिखा है। यानी यह निबंध का शीर्षक है समीक्षा की समस्याएं। यह किसका निबंध है, तो मुक्तिबोध का है। किसी ज़माने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के अधिक निकट थी, किंतु प्रगतिवादियों ने उसकी खूब उपेक्षा की। जो अपने से भिन्न है वह अपना विरोधी भी है। जो काव्य के अपने ढांचे में ढला हुआ नहीं है वह गलत भी है, असुंदर भी है, प्रतिक्रियावादी भी है। इस प्रकार का सोच विचार समीक्षाओं की मानव यथार्थ से दूरी लंबे चौड़े फासले सूचित करता है। तार सप्तक के कवियों ने प्रयोगशील और प्रयोग शब्द का उल्लेख किया। यानी किस कवियों ने प्रयोगशील और प्रयोग शब्दों का उल्लेख किया है, तो तार सप्तक के कवियों ने किया है। प्रयोगवाद का नहीं, सबसे पहले नंद दुलारी वाजपेयी ने आपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में इसका प्रयोग किया है। यानी प्रयोगशील शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले नंद दुलारी वाजपेयी ने किया है। उनका एक निबंध है, उसका नाम है प्रयोगवादी रचनाएं, इसमें किया है। इस निबंध में तार सप्तक की समीक्षा की गई है। यानी नंद दुलारी वाजपेयी का जो निबंध है प्रयोगवादी, इस पर तार सप्तक की समीक्षा की हुई है इस निबंध में। आगे ने दूसरा तार सप्तक की भूमिका में वाजपेयी के आरोप का उत्तर दिया है। यानी उन्होंने जो दूसरे तार सप्तक में आगे ने वाजपेयी ने जो भी उनके निबंध के माध्यम से जो भी आरोप लगाए थे उस आरोपों का उत्तर दिया है। उन्होंने लिखा है, यानी आगे ने लिखा है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। वे आगे कहते हैं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है। क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेरित करता है, दूसरे वह इस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का साधन है। अर्थात प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों के क्षेत्र में प्रयोगवाद फलप्रद होता है। यह आगे का कथन है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी एक कथन है महत्वपूर्ण, वह पूरा कथन तो किसी के याद में नहीं रहता, तो उसको जानने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि राहों के अन्वेषी, यह जो है आगे ने कहा है। दूसरा कहा जाए तो जो मेन महत्वपूर्ण जो शब्द होते हैं वह उन शब्दों को याद करने से वह किस विद्वान का कथन है या किस आलोचक का किसका कथन है पहचानने में आसानी जा सकती है। अभी यहाँ पर कहा जाए तो हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है कि यह ऐसा निरर्थक शब्दों को याद रखना या प्रयोगवादी कहना, ऐसे शब्दों को यदि हम याद रखते हैं तो परीक्षा में काफ़ी मदद मिलती है कि ऐसे एक दो शब्दों से किसका कथन है पहचानने में। यह सब कुछ पूरा जो कथन था यह आगे का है और महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत बार आ चुका है, तो मैं फिर से यह कथन पढ़ता हूँ। हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। वे आगे कहते हैं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है। यानी प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, यह भी हम याद रख सकते हैं।
वह साधन है। यानी प्रयोग क्या है? प्रयोग एक साधन है और दोहरा साधन। साधन है लेकिन सिर्फ वह दोहरा साधन है, बार बार करने वाला साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है। यानी प्रयोग क्या है? सत्य को जानने का साधन है, जिसे कवि प्रेरित करता है, प्रेक्षित करता है। यानी कवि जिसको प्रेषित करता है, या कवि जिस साधन से या जिस विचारधारा को सोचकर या जिस साधन से साधना करके कविता लिखता है, वह उसको प्रेरित करता है, यानी उसको लिखता है या उजागर करता है। दूसरे, वह इस प्रेक्षण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का साधन है। अर्थात प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है। यानी प्रयोग द्वारा ही कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह से जान सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों के क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। पश्चिम में इस तरह का आंदोलन चल चुका था। यानी पश्चिम में जो पाश्चात्य जो देश थे, उसमें भी इस प्रकार का आंदोलन चला था। सन 1932 में न्यू सिग्नेचर शीर्षक एक काव्य संग्रह ब्रिटेन में प्रकाशित हुआ। यानी न्यू सिग्नेचर यह ब्रिटेन में काव्य संग्रह 1932 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें स्टेफेन स्पेंडर, आइडेन हेलमान, यम्पसन आदि की रचनाएं संग्रहित थी। यानी न्यू सिग्नेचर में किन किन कवियों की रचनाएं संग्रहित थी? तो इसमें स्टेफेन स्पेंडर, आइडेन लेहमान, सैम्पसन, इनकी रचनाएं संग्रहित थी। सन 1930 के आसपास साम्यवाद आधुनिकता का मानदंड था। इसमें स्प्लेंडर ने गॉड दैट फेल्ड, असफल ईश्वर कहा। यानी असफल ईश्वर किसने कहा? तो असफल ईश्वर यह स्टेफेन स्प्लेंडर ने कहा है, असफल ईश्वर। न्यू सिग्नेचर के कवियों ने पारंपरिक काव्य प्रणालियों को पुरानी, असंतोषप्रद और अधूरी समझकर नई दिशा की ओर प्रयाण किया। यानी जो न्यू सिग्नेचर के कवि थे, या न्यू सिग्नेचर में जिनकी रचनाएं प्रकाशित हुई, उन कवियों ने जो पारंपरिक काव्य प्रणाली थी, उसको पुरानी, असंतोषप्रद और अधूरी समझकर नई दिशा की ओर प्रण लिया। यानी जो पारंपरिक परंपरा थी काव्य लिखने की, उसको छोड़कर उसको एक नई दिशा देने का काम किया, या नए नियम बनाए। न्यू सिग्नेचर गॉड दैट फेड की प्रतिक्रिया में आया, तो प्रयोगवाद की प्रतिक्रिया में, यानी यह प्रयोगवाद जो है प्रयोगवाद की ही प्रतिक्रिया में आया। 1946 में इस काव्य आंदोलन के पुष्टयर्थ आज्ञे ने प्रतीक का प्रकाशन किया। यानी आज्ञे ने प्रतीक पत्रिका का संपादन भी किया। अभी यहाँ पर दूसरा ताल सप्तक के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा ताल सप्तक 1951 में प्रकाशित होता है। इसके साथ ही प्रयोगवाद नई कविता में रूपांतरित हो जाता है। यानी 1951 में प्रयोगवाद जो है वह नई कविता में बदल जाता है। यानी वह प्रयोगवाद नाम न देकर दूसरे ताल सप्तक से ही उसका नई कविता नाम रूपांतरित हो जाता है। नई कविता नाम भी आगे का ही दिया हुआ है। यानी प्रयोगवाद और नई कविता नाम किसका है? तो आगे ने दिया है। सन 1952 में पटना रेडियो से उन्होंने इसकी घोषणा की थी। यानी नई कविता नाम यह आगे ने ही दिया हुआ है। तो नई कविता के बारे में यह किसका कथन है? तो आगे का ही कथन है, और 1952 में उन्होंने रेडियो से घोषणा की थी। सन 1954 में जगदीश गुप्त के संपादकत्व में नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन भी हुआ था। यानी 1954 में जगदीश गुप्त थे, उन्होंने संपादन किया, और उस पत्रिका का नाम था नई कविता, और फिर प्रकाशन होने लगा। वास्तव में नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के अतिवादी छोरों के मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर होती है। यह बिंदु मध्य बिंदु के इधर भी हो सकता है और उधर भी। दूसरा सप्तक में एक भी कवि प्रगतिवादी नहीं है। अपनी घोषणा के बावजूद शमशेर प्रगतिवादी नहीं, प्रयोगवादी ही कहे गए। यानी यहाँ पर यह महत्वपूर्ण कथन है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। तो वास्तव में नई कविता प्रयोगवाद और प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के अतिवादी छोरों के मिलने वाली रेखा के किसी बिंदु पर होती है। यानी जो नई कविता जो है, जो प्रतीकवाद था या प्रयोगवाद था, इसका अतिसार हुआ या अतिरेक हुआ, तो फिर उसमें का अतिरेक होने के बाद फिर उन्होंने नई कविता नाम दे दिया। यह बिंदु, यानी जो बिंदु जो था, वह बिंदु किसी रेखा के मध्य में नहीं है, वह किधर भी हो सकता है, लेकिन उसी रेखा के अंतर्गत या उसी रेखा के अंतर्गत ही हो सकता है।
ऐसा वे कहते हैं। दूसरा सप्तक में एक भी कवि यानी दूसरे सप्तक के जो कवि थे वह प्रगतिवादी नहीं थे। अपनी घोषणा के बावजूद यानी शमशेर ने घोषणा की थी कि हम प्रगतिवादी नहीं है, तो इसके आधार पर वह प्रगतिवादी नहीं प्रयोगवादी ही कहे गए। रघुवीर सहाय अर्ध व प्रगतिवादी है, यानी रघुवीर सहाय जो है अर्ध प्रगतिवादी है या अर्ध मार्क्सवादी। भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी है। इस सप्तक में न राजनीतिक व्यंग्य है और न आत्मग्रस्त वैयक्तिकता, पर प्रत्येक कवि प्रगतिशील और प्रयोगवादी दोनों है। यानी प्रत्येक जो दूसरे तार सप्तक के जो कवि है वह कवि जो है प्रगतिशील है और प्रयोगवादी भी है। दूसरा सप्तक की टेक्निक संधि हुई भाषा बोलचाल के निकट और भावानुभूति मर्मस्पर्शी तथा प्रकृति की ताजा छवियों से युक्त है। सन 1950 के आसपास साहित्यकारों की दृष्टि गांव की ओर गई। यह स्वतंत्र देश की आर्थिक सामाजिक नीति का परिणाम भी था। इसमें जवाहरलाल नेहरू और भारत की आरती 15 अगस्त 1947 पर भी कविताएं संग्रहित है। समाज को समझने के लिए मार्क्सवाद की वैज्ञानिक दृष्टि आवश्यक है। रघुवीर सहाय ने ठीक ही लिखा है कि कविता पर इसे गिलाफ की तरह चढ़ाया नहीं जा सकता। इस सप्तक की भाषा बोलचाल के काफ़ी निकट है। कविगण ग्राम धुनों और लय की और भी आकृष्ट है। अभी यहाँ से तीसरा सप्तक क्या है देखते हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 में होता है और वह सन 1956 में नकेन के प्रपत्यवाद का प्रकाशन हो चुका था। यानी जो नकेनवाद जो था, नकेन का जो भी प्रकाशन भी 1956 में ही हुआ था। प्रपत्यवाद का दावा है कि असली प्रयोगवादी नकेन ही है। यानी प्रपत्यवाद का दावा या मानना ऐसा है कि प्रयोगवादी नकेन ही है। यह एक प्रकार का रूपवाद या कलावाद था। यानी नकेनवाद क्या है? नकेनवाद एक रूपवाद तथा कलावाद है। अंततः इसकी नोटिस नहीं ली गई। तीसरा सप्तक की भूमिका में लगे हाथ आगे ने प्रपत्यवादियों को आड़े हाथ लिया। यानी फिर आगे ने प्रपत्यवादियों का विरोध किया। इस सप्तक में प्राय व्यक्ति और समाज का द्वंद्व मिलेगा। कुछ लोगों ने बुद्धिवाद का उसके अतिरेक का विरोध भी किया है। यानी तीसरे तार सप्तक में या तीसरे सप्तक में व्यक्ति और समाज में द्वंद्व दिखाई देता है। बुद्धिवाद का उसके अतिरेक का विरोध भी किया है। कहीं कहीं निराशा और उदासी भी है, पर समग्रतः यह उल्लासमय है। काव्य भाषा का उल्लेख करते हुए केदारनाथ सिंह ने बिंबों पर विशेष जोर दिया है। यह इस सप्तक की उपलब्धि है। बाद में काव्य भाषा का उल्लेख करते हुए केदारनाथ सिंह ने बिंबों पर विशेष जोर दिया है। यह इस सप्तक की उपलब्धि है। बाद में यह काव्य आलोचन का केंद्रवर्ती शब्द हो गया। सन 1979 में आगे ने चौथा सप्तक का संपादन किया। सॉरी, मैंने इससे पहले 1982 बताया था, 1979 है। तो उन्होंने में चौथे सप्तक का प्रकाशन किया। इसमें अवधेश कुमार राज यानी चौथे तार सप्तक के कवि कौन से थे? तो इसमें थे अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभस, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा और राजेंद्र किशोर की कविताएं संग्रहित थे। इस सप्तक में संपादक और कवि आगे की प्रतिध्वनियों को सुरक्षित करते दिख पड़ते हैं। तीसरा सप्तक में सप्तक काव्य परंपरा समाप्त हो जाती। यानी तीसरे सप्तक से ही जो सप्तक काव्य परंपरा थी वह समाप्त हो जाती है और रुक जाती है। चौथा सप्तक उसका सुरक्षा कवच होकर रह जाता है। यानी तार सप्तक जो सप्तक था, सप्तक का सुरक्षा कवच किस सप्तक को कहा जाता है? तो चौथे सप्तक को कहा जाता है। स्मरण रखना चाहिए कि सप्तकीय परिवेश के बाहर भी जगदीश गुप्त, दुष्यंत कुमार, लक्ष्मीकांत वर्मा, बालकृष्ण राव आदि नई कविता लिख रहे थे। यानी सप्तक के बाहर नई कविता लिखने वाले कवि कौन कौन से थे? तो उनमें जगदीश गुप्त थे, दुष्यंत कुमार थे, लक्ष्मीकांत वर्मा थे, बालकृष्ण राव। यह जो तार सप्तक में नहीं थे, फिर भी वह नई कविता लिख रहे थे। किंतु सप्तकीय शोरगुल में उनकी आवाज़ कम सुनाई पड़ी। फिर भी नई कविता की
प्रवृत्तियों पर विचार करते समय सप्तकीय कवियों के साथ सप्तकेतर कवियों को भी लेना होगा। संक्षेप में नई कविता की नई प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती है। पहली प्रवृत्ति है वाद मुक्तता, यानी नई कविता की पहली प्रवृत्ति कौन सी है? वाद मुक्तता, यानी कोई वाद नहीं है, न वह पूरे तौर पर प्रयोगवादी है और न प्रगतिवादी। यानी नई कविता क्या है? नई कविता पूरी तरह प्रयोगवाद भी नहीं है और प्रगतिवाद भी नहीं है, यानी सभी वादों से मुक्त जो है वह नई कविता है। वह इन दोनों अतिवादों को जोड़ने वाली रेखा के किसी बिंदु पर हो सकती है। आस्था, आशा, संकल्प, उत्साह तथा अनास्था, निराशा, भय, अंधेरा, अनिश्चितता, शंका, संदेह आदि के स्वरों की अनगूंज इसकी दूसरी विशेषता है। यानी नई कविता की दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता यह है कि आस्था, आशा, संकल्प, उत्साह तथा अनास्था, निराशा, भय, अंधेरा, अनिश्चितता, शंका, संदेह, यह जो है यह नई कविता की दूसरी विशेषता है। वैचारिकता, संवेदनात्मकता, वैचारिकता को भी सभी नए कवियों ने स्वीकार किया। यानी वैचारिकता और वैचारिकता की जो संवेदनात्मकता होती है उसको नए कवियों ने स्वीकार किया। यानी यह भी नई कविता की एक प्रवृत्ति है। कहीं परंपरा की परिवर्तनमान परंपरा की स्वीकृति है तो कहीं अस्वीकृति है, कहीं कोरी वैयक्तिकता है तो कहीं वैयक्तिक और समाज की टकराहट। जहाँ तक भाषा का संबंध है, आगे ने शब्दों में नई अर्थ भरने की बात उठाई है। फंतासी, अन्य उपदेश के अतिरिक्त नए अर्थ, गर्भ, प्रतीकों, बिंबों, विडंबनाओं, विसंगतियों आदि पर कवियों का विशेष ध्यान गया है। आगे ने लिखा भी है कि ये उपमान मैले हो गए, यानी जो पुराने उपमान जो है वो अब मैले हुए हैं, उसको बदलना होगा और नए उपमानों को सामने लाना होगा, ऐसा आगे कहते हैं। ये उपमान आप मैले हो गए, यह आगे कहते हैं। सन 1962 में चीन भारत युद्ध के परिणाम स्वरूप देश का स्वाभिमान बुरी तरह आहत हुआ। इन देश का जो भी स्वाभिमान था वह मिट गया था। कविता हताशा की दिशा की ओर मुड़ गई। प्रयोगवादी वैयक्तिकता ने नए गुल खिलाने शुरू किए। हर कवि कोई न कोई पत्रिका निकालकर नया काव्य आंदोलन आरंभ कर देता था। नवलेखन, सूर्योदयी कविता, अकविता, बिटनी कविता, नवगीत आदि कविता के कुकुरमुत्ताई आंदोलन है जो एक क्षण जन्मते हैं और दूसरे क्षण मर जाते हैं। यानी 1962 के बाद बहुत सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ और बहुत सारी पत्रिकाओं ने बहुत सारे वादों को जन्म दिया, पत्रिका निकली और यह जो वाद जो थे कुछ एक वहाँ ज़्यादा समय तक नहीं चले, वहाँ कुछ उपज हुए और तुरंत वह मिट गए। इस दौर के अधिकांश कवि अमेरिकी कवि गिन्सवर्थ के बीट आंदोलन से प्रभावित थे। अभी यहाँ से जो है आगे यह काफ़ी प्रभावशाली लेखक है और इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। आगे का जन्म 1911 में होता है और उनकी मृत्यु 1987 में होती है। आगे समग्रता प्रयोगशील या प्रयोगवादी है, यानी आगे किस प्रकार के कवि है? वह प्रयोगशील और प्रयोगवादी कवि है। तो आगे के बारे में हम कल की वीडियो में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।